कार्तिक जी, इराक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इराक के पीएम गए थे व्हाइट हाउस, उन्होंने विजिट किया यूएस का। इराक क्या बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है दोनों देशों के बीच में? चाहता क्या है? किस साइड पे है इराक? नहीं, इराक भी बेसिकली तो फंसा हुआ है ना। और वो भी एक भुक्तभोगी है ईरान के जो रेडिकलिज्म और जो भी उनके भी जो प्रीवियसली जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो उनके जो उनका ही वॉज बीइंग शॉट एंड ही वॉज इन इराक। तो ये जो भी उनके जो प्रॉक्सीज है वो सारे तो ये ऐसा तो नहीं है कि खाली ईरान में है। यू नो, दे आर यूजिंग लेबनान, दे आर यूजिंग इराक। तो ये 47 इयर्स में देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 47 इयर्स ये जो लोग समझ रहे कि भाई वॉर ये 28 फरवरी को शुरू हुआ, वो 28 फरवरी को नहीं हुआ। ये 47 इयर्स से ये जो रिजीम है वो यही काम कर रही है। जब दूसरी सारी कंट्रीज टनल्स बिल्ड करती है तो वो अपने रेलवे नेटवर्क के लिए करती है, वो प्रोस्पेरिटी के लिए करती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स छुपाने के लिए नहीं करती। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज और ईरान। एक माइंडसेट का डिफरेंस है। और यही माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत लेबनान और इराक दोनों फेस कर। ठीक है अमिताभ जी, किसका फायदा हो रहा है इस युद्ध से? क्या रशिया और चाइना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो फिर वैसी सिचुएशन में आ जाएगा जैसे $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट। तो क्या आने वाले दिनों में ये ऑयल का रेट भी और बढ़ सकता है? कौन फायदा उठा रहा है इस युद्ध से? किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा देखा जाए तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट का है। वो तेल का दाम बढ़ता है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं, तेल की सप्लाई बढ़ती है उसमें मुनाफा कमा लेते हैं। रूस का फायदा हो रहा है क्योंकि अब तक उसके तेल का बाजार बंद था, वो बेच नहीं पाता था, भारत जैसे देश खरीद नहीं पाते थे, उनका फायदा हो रहा है। इस समय सबसे सेफ चाइना खेल रहा है। देखिए, चाइना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व था। उसने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई थी, लेकिन जब युद्ध आया तो वो बीच में आना ही नहीं चाहता है। ना सुलह कराना चाहता है, ना लड़ाई बढ़ाना चाहता है, ना ये ईरान को कहता है भैया बंद कर दो, मेरी भी तेल बंद हो रही है। चाइना इस समय एक बखूबी जानता है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और उसके बैकयार्ड में एक नया युद्ध हो सकता है आगे चल के ताइवान पर हो, इसलिए वो सेफ खेल रहा है। चाइना के पास इस समय तेल का रिक्वायरमेंट है और उसने अपने स्ट्रेटेजिक जितने भी रिजर्व थे उनको रिप्लेनिश कर लिया, फिर से भर लिया है। और इस बीच जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का 17 के बाद जो भी समय मिला उनको, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चीन के साथ जितने उनके तेल के व्यापार थे उन सारों का पैसा चीन ने ईरान को दे दिया है। तो ईरान अब उस पोजीशन में आ गया है कि लड़ पाए। तो इसमें फायदा सबका, घाटा सबका है। फायदा मैं ये कहूं, ईरान के साथ जब अमेरिका ने लड़ाई शुरू की थी तो एक एंड गेम डिसाइडेड होना चाहिए था। या तो ईरान को खत्म करो या छोड़ दो, लड़ाई ही ना करो। इस तरह घायल करके किसी देश को छोड़ना, मुझे लग रहा है आईआरजीसी पर उसका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। और वो बड़ा फेमस डायलॉग आजकल चल रहा है ना, घायल हो इसलिए घातक हो, वो वैसी जी वैसे ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसको एक कॉन्क्लूसिव फेज में अमेरिका को ले जाना होगा। ट्रंप साहब 24 घंटे में कुछ, 24 घंटे में कुछ करते रहते हैं। कम से कम आर्मी को तो खुला हाथ दे दें, मिलिट्री को भी तो खुली छूट दे दें कि जो करना चाहते हो करके आओ, बताओ क्या हुआ। हर दिन नए डायलॉग, हर दिन नए स्टेटमेंट, इससे किसी का हित नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद होगी। हाँ, तेल के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे, जो इनिशियल क्वेश्चन था आपका, जितने बढ़े थे पिछले बार, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि ये ऑन ऑफ चलता रहेगा अगर इसी तरह तेल बढ़ाते रहे दाम। चाइना इस समय सबसे अच्छे पोजीशन में है क्योंकि चाइना ने काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी उसको डाइवर्सिफाई कर लिया, हाइडल पावर से, इलेक्ट्रिक ईवी से। तो उसकी डिमांड अभी कम है, इसीलिए तेल के दाम उतने नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये प्रोलॉन्ग करेगा। और मैं ये भी बता दूं, इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन कोई भी खोज रहा है, चाहे ट्रंप, चाहे अमेरिका, चाहे ईरान, वो नहीं मिलने वाला है। आईआरजीसी इनको कंट्रोल करता है, वो अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमेशा इन पर अटैक करता रहेगा। ठीक है प्रवीण जी, बिना एंड सोचे कि क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, बिना सोचे ही युद्ध को शुरू कर दिया गया और युद्ध का दूसरा फेज भी अब शुरू कर दिया गया है। क्या चाहता है अमेरिका? ईरान को खत्म करना चाहता है, बातचीत चाहता है, क्या चाहता है? देखिए, कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि ईरान के ऊपर अमेरिका अपना झंडा फहराए और पूर्ण रूप से अपनी एक जीत हो। दैट वाज नॉट द इंटेंट। इजराइल का तो जैसे था, कई बार हमारे आपके एलाई का तो था। तो कई बार अपने देखिए कई बार पैनलिस्ट चर्चा कर चुके हैं। द लार्जर वॉर इज बिटवीन द अमेरिका लेड वर्ल्ड पावर एंड द चाइना, रशिया एंड ईरान लेड
दैट नेक्सस लेड वर्ल्ड पावर, उसको कमजोर करने के लिए वेस्ट एशिया में और पर्टिकुलरली गल्फ रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए अमेरिका की एक बड़ी ये मुहिम थी। उसमें अमेरिका काफी सफल हुआ है। और उससे भी ज्यादा जो न्यूक्लियर थ्रेट थी, ये केवल एक प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं, पिछले 7 प्रेसिडेंट को अमेरिका की मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसी यही रिपोर्ट देती थी कि न्यूक्लियर पावर्ड warhead powered Iran is most dangerous to American security and it's the biggest threat। उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया है। ये 2 बड़ी विन है। एक सरप्राइज एलिमेंट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रूप में निकला है, उसको भी अमेरिका ने जो स्क्रिप्ट एक तरह से फ्लिप कर दी, खुद ने ब्लॉकेड लगाकर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वेस्ट एशिया में उसने दिखा दिया कि वेस्ट एशिया में चाइना कैन ऑल्सो नॉट कंट्रोल एंड चाइना विल ऑल्सो गेट हिट एंड अनफॉर्चुनेटली भारत को भी बड़ा उससे नुकसान हो रहा है। तो बाय एंड लार्ज अमेरिका इज शोइंग इट्स पावर एंड छोटे जो देश हैं जो पहले चाइना की तरफ ग्रेविटेट हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा अमेरिका की मिलिट्री पावर, अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस। आपने देखा होगा पिछले 4 महीने में दुनिया के हर करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर मजबूत हुआ है।